जब मैं पैदा हुई तो सबने खुशी का इजहार नहीं किया। माँ कहती थी कि वह रो पड़ी थी। डॉक्टर ने बस एक बात कही थी, बच्ची ठीक है, उसकी टांग में थोड़ी दिक्कत है। वह दिक्कत मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक नासूर बन गई। लोगों ने मुझे नाम नहीं दिया, बस नाम रख लिया, लूली लंगड़ी। मैं कविता हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। जब भी बच्चों के साथ खेलना चाहती, हंसना चाहती और गली में पहुंचती तो उनकी नज़रों का रुख बदल जाता। बच्चों की आंखों में हैरानी नहीं, एक अजीब सी इकारत थी। एक दिन एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, ये लड़की अजीब क्यों है? और उसकी माँ ने बड़े आराम से कहा, ये लंगड़ी है ना बेटा। मेरे 3 भाई बहन थे और मैं इकलौती बहन, लेकिन कभी किसी ने मेरे दिल की बात नहीं सुनी। घर में मेरा मजाक बनाया जाता, जैसे मेरा वजूद ही शर्मिंदगी हो। बड़े भाई कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाते, हमेशा आवाज़ देते, अरे लंगड़ी पानी ला, लंगड़ी चाय ला। कभी कभी सोचती, क्या उनके दिल में मेरे लिए प्यार है? शायद था भी, लेकिन वह उसे जाहिर करने का तरीका भूल गए थे। माँ की गोद में तो मैं सहारा लिया करती थी, लेकिन कभी कभार गुस्से में वह भी मुझसे वही बातें सुना देती थी, लूली लंगड़ी बात सुन ले, तू बात क्यों नहीं मानती? मैं अंदर से टूट जाती, लेकिन माँ भी मजबूर थी। शायद वह अपने अंदर का गुस्सा, अपनी बेबसी मेरे वजूद पर निकाल देती थी। मैं रोती नहीं थी, बस चुप हो जाती थी। मोहल्ले में मेरा जिक्र होता तो नाम से नहीं, हालात से, लूली लंगड़ी की माँ बाजार गई है, या लूली लंगड़ी आज फिर गली में गिर गई। वे सब मुझे मेरी टांग से पहचानते थे, मेरी आंखों से नहीं, मेरी बातों से नहीं, मेरे सपनों से नहीं। उनके लिए मैं एक मजाक थी। मैं शीशे में खुद को देखती, एक मासूम चेहरा, लेकिन एक फर्क जो सबको कांटे की तरह चुभता था। कभी कभार खुद से कहती, काश मैं भी सबकी तरह होती तो मेरी भी तारीफ होती। मैं किसी के लिए शर्मिंदगी की वजह कभी नहीं बनती। मेरे भाई जब दोस्तों के साथ बैठे होते तो मेरी बात नहीं करते। अगर कोई पूछ ले बहन है तो बस कहते हाँ हैं, और फिर बात बदल देते। मैं उनकी बहन थी, लेकिन जैसे कोई राज, कोई बोझ या कोई शर्मिंदगी की वजह बन चुकी थी। अक्सर रात को मैं चुपचाप बैठकर आसमान को देखती, सितारों से बातें करती, उनसे कहती, तुम्हें कोई लंगड़ा कहकर नहीं बुलाता ना, तुम पर कोई ताना नहीं कसता। वो चुप रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सुन जरूर रहे हैं। एक दिन माँ ने मुझे गोद में लिया और पूछा, बेटा अगर मैं मर गई तो फिर तू क्या करेगी? मैं कुछ नहीं बोली। दिल में सिर्फ यही आया, शायद तब लोग मुझ पर तरस खाए, मुझे इंसान समझे। अब जब कोई मुझे लूली लंगड़ी कहता तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैं समझ गई थी ये दुनिया सिर्फ वही देखती है जो आंखों के सामने होता है। दिल की खूबसूरती, नीयत की सच्चाई, इनका कोई वजन नहीं होता। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कविता हूँ, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भगवान ने मुझे जैसा बनाया है वैसा ही सबसे बेहतर है। मेरे बचपन का कोई खास साथी नहीं था, ना कोई सहेली जो मेरा हाथ पकड़कर गली में दौड़े, ना कोई बच्चा जो मेरे साथ खेलने को तैयार हो। गली में चहल पहल होती, बच्चे शोर मचाते, लेकिन जैसे ही मैं वहां कदम रखती सब चुप हो जाते। निगाहें मेरा पीछा करती, जैसे मैं कोई गैर मामूली चीज हूँ। कुछ लोग तो खुसर फुसर करते और कुछ लोग जोर से हंस पड़ते। एक दिन माँ मुझे नई चंपल दिलवा कर लाई। मैं बहुत खुश हुई। चंपल पहनकर गली के नुक्कड़ तक चली गई। 2 लड़कियां आयशा और रूबी कुछ गुड़ियों से खेल रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। रूबी ने एक नज़र मेरी टांग पर डाली और फिर आयशा ने कान में कुछ कहा। दोनों हंसने लगी। तुम्हारी भी गुड़िया है? रूबी ने पूछा। अरे इसकी तो गुड़िया भी लंगड़ी होगी। मैं वहां से उठकर तेजी से वापस घर आ गई।
माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ गई थी ये कोई पहला मौका नहीं था। ऐसे बहुत सारे लम्हे थे, किस किस को मैं गिनवाती। सर्दियों की एक शाम याद है, जब बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, मैं छत पर चली आई। हाथ में सिर्फ एक डोर थी, बस देखने का शौक था। नीचे से आवाज आई, अरे लंगड़ी, ऊपर क्या कर रही है? अगर कहीं गिर गई तो इल्जाम हम पर भी ना आ जाए। मेरा हाथ वहीं रुक गया, मैं डोर छूट गई। दिल ने कहा, वापस चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। मोहल्ले में एक शादी थी, सब बच्चे नाच गाने की रिहर्सल में व्यस्त थे। मैंने माँ से कहा, मुझे भी जाना है। माँ ने मुझे तैयार किया, मेरे दुपट्टे में सितारे लगाए, कानों में छोटे झुमके पहनाए। जब मैं वहाँ पहुँची, सबने नज़र फेर ली, कोई एक बच्चा भी मुझसे नहीं बोला। फिर किसी ने कहा, आज हमें लंगड़ी के साथ नाचना है। मैं एक तरफ खड़ी रही, थोड़ा सा हिली तो सबकी हंसी निकल गई। एक बच्चा बोला, ये नाचेगी, इसकी तो कमर भी बराबर नहीं पड़ती। उस दिन मैं सिर्फ 2 मिनट बाहर रुकी, फिर वापस आ गई। माँ मेरे पीछे आई। घर आकर उन्होंने अपना दुपट्टा आंखों पर रख लिया और बस इतना बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को वह इज्जत दो जो लोग उसे जीने से पहले छीन लेते हैं। ऐसा ही एक और दिन गर्मियों की छुट्टी में बच्चों ने क्रिकेट मैच रखा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। जैसे ही आगे बढ़ी, एक बच्ची ने अपना बैट फेंककर कहा, अगर ये खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगी। मैं वापस चली आई। कभी कभी सोचती, क्या मेरा जुर्म यह है कि मैं थोड़ी अलग हूँ? फिर खुद को जवाब देती, शायद हाँ, मैं सबके लिए तमाशा थी। जहाँ जाती नज़रों से घुरा जाता, कोई हमदर्दी से देखता, कोई नफरत से, लेकिन नज़र डाली जरूर जाती थी। ये सब किसी शारीरिक फर्क की वजह से नहीं हो रहा था, ये तो लोगों की सोच का आईना था। और ये सोच मेरे बचपन की दीवारों पर जख्म की तरह कुरेदी जा रही थी। घर की दीवारों से निकलने की पहली उम्मीद थी स्कूल। माँ ने बड़ी प्रार्थनाओं के साथ मेरा एडमिशन करवाया। कहा, यहाँ से तो कुछ सीखेगी, शायद वक्त के साथ लोग समझ जाए। मुझे भी लगा शायद स्कूल में सब अलग होगा, शायद वहाँ बच्चे मेरे जैसे हो, या शायद उनकी सोच बड़ी हो। पहला दिन था, माँ ने मेरी कॉपियों पर नाम लिखा, बस्ते में चॉकलेट रखी और मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ने आई। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों थे। मैं गेट के अंदर गई तो एक लड़की ने जोर से कहा, ये लड़की क्यों आई है? दूसरी ने धीरे से बोला, इसकी एक टांग छोटी है। पहली क्लास में टीचर ने मुझे सबके सामने खड़ा किया और बोली, ये कविता है, हमारी नई स्टूडेंट। एक लड़का जोर से बोला, मैडम, ये तो चल भी नहीं सकती। पूरी क्लास हंसने लगी। टीचर ने कहा, चुप करो, लेकिन उनकी आंखों में भी हैरानी थी। शायद वह भी सोच रही थी, ये लड़की यहाँ करने क्या आई है? पहले हफ्ते में ही समझ में आ गया, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। जहाँ भी जाती हंसी पीछे पीछे चलती थी। टिफिन खोलती तो कोई कहता, ये क्या खाती है, इसे तो दवा खानी चाहिए। एक दिन तो हद ही हो गई। लंच के बाद मैं पानी पीने जा रही थी, जब किसी ने मेरी कुर्सी पीछे से खींच ली और मैं गिर गई। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। एक लड़की बोली, देखो, जमीन भी इसे झेल नहीं पा रही। टीचर आई, उन्होंने सबको डांटा, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। बाद में उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा, आप आराम से बैठा करो, जल्दबाजी ना किया करो। मैं कुछ नहीं बोली। वह भी मुझे हमदर्दी से नहीं बल्कि बेचैनी से बात कर रही थी, जैसे मैं उनकी क्लास की कोई रुकावट हूँ। एक दिन अंग्रेजी की क्लास में टीचर ने सबको बारी बारी खड़ा करके पोयम सुनाने को कहा। जब मेरी बारी आई तो एक लड़की जोर से बोली, सर, ये तो बोलते हुए भी लंगड़ा जाएगी। मेरी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन मैंने पूरी पोयम सुनाई। टीचर ने मेरी तारीफ की। एक बार मैथ की क्लास में एक सवाल समझ में नहीं आया तो मैंने सर से पूछा। उन्होंने कहा,
तुम्हें तो आसान सवाल भी मुश्किल लगते हैं, बैठ जाओ। वो सिर्फ मेरी खामोशी का फ़ायदा उठा रहे थे। माँ हर रोज़ मुझे पूछती, स्कूल कैसा चल रहा है। मैं मुस्कुराकर कहती, अच्छा, लेकिन दिल में सच छुपा कर रखती थी। वह पहले ही इतनी परेशान थी और मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, सब बच्चे लॉन में भीगने गए, मैं भी गई। जमीन पर चलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से एक लड़का बोला, लंगड़ी का नाच तो देखो। सबने तालियां बजा दी। मैं वहीं रुक गई। दिल में आया कि भाग जाऊं, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसी दिन वापसी पर माँ ने मेरे चेहरे का रंग देखा और शायद पहली बार पूछा, सच बताओ क्या होता है वहाँ पर। मेरी आंखें झुक गई। रात को मैं देर तक चुप रही। अगले दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेगी। उन्होंने जाकर शिकायत की, लेकिन उनका जवाब था, हम कोशिश करते हैं कि सब बराबर हो, लेकिन बच्चों को तो आप समझा नहीं सकते। माँ बाहर आई और स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने ध्यान से माँ को देखा। वह बोली, अब तुम घर पर ही रहोगी, ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी आवाज़ में एक चीख दबी थी जो बाहर नहीं आई, सिर्फ एक आह निकली। उसके बाद दिन एक जैसे होने लगे। ना बस्ता, ना यूनिफॉर्म, ना सुबह की दौड़। मैं सुबह माँ के साथ चूल्हे के पास बैठ जाती और दिन गिन गिन कर गुजारती। कभी किचन में बर्तन धोती, कभी पुरानी किताबें पलटती, लेकिन दिल अंदर से खाली होता जा रहा था। मैंने बोलना छोड़ दिया था। दिन गुजरने लगे थे, लेकिन वक्त जैसे मेरे लिए ठहर गया था। मैं छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरी दुनिया यही है? सिर्फ ये घर की दीवारें, ये खामोशी। लेकिन एक बात मैं खुद से कहती, अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी, ना नाम से, ना दुनिया से। अगर किसी को कुछ बदलना है तो वह मैं खुद ही हूँ। शायद दिल ने पहली बार हिम्मत की और इसलिए मैंने एक बार फिर माँ को अपनी पढ़ाई के लिए मनाया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया कि पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है जो मुझे इज्जत दिला सकती है। लेकिन माँ ने कहा, अगर तुम स्कूल गई तो फिर से सब कुछ वही झेलना पड़ेगा। मैंने माँ से कहा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि आज अगर लोगों की वजह से मैंने अपने कदम पीछे किए तो मैं पूरी जिंदगी पीछे रह जाऊंगी। माँ को शायद मेरी बात समझ आ गई और उन्होंने मुझे दोबारा स्कूल में दाखिला दिला दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरे तीनों भाई बड़े हो चुके थे, सबकी शादियां हो गई। एक के बाद एक दुल्हन घर आई, नए रंग, नए कपड़े, नई खुशबुएं। लेकिन उन सब के बीच एक चीज़ नहीं बदली, मेरा वजूद और उस पर चिपकी वह पुरानी पहचान, लूली लंगड़ी। पहली भाभी नैना भी बातूनी और तेज जुबान वाली, दूसरे नंबर की रेखा नरम स्वभाव की लेकिन दो चेहरे वाली, और तीसरी सबसे छोटी शिवानी, जिसे अपनी हर बात पर जोर से हंसना आता था। वे तीनों मिलकर अक्सर बातें करती और जब मैं पास से गुजरती तो चुप हो जाती। एक दिन जब रेखा भाभी किचन में थी, मैंने आटा गूंथकर पास में रखा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है लूली, आज तो काम भी सीधा कर लिया। शिवानी तुरंत बोली, बस इतना सीख गई है, अब आएगा कोई राजा और ब्याह करके ले जाएगा। नैना हंस पड़ी, राजा नहीं बहन, अगर कोई अंधा हो तभी बात बन पाएगी, वरना कौन इस लंगड़ी को अपने घर लेकर जाएगा। मेरी आंखों में खून के आंसू उतर आए, लेकिन मैं कुछ बोल ना पाई और वापस कमरे में चली गई। मेरे लिए कोई जगह अपनी नहीं रही थी। भाभीयों के आने से मेरा कमरा भी छिन गया। उनका कहना था कि मुझे कमरे में रहने की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो आंगन या छत पर कहीं भी रह सकती हूँ। इन सब लोगों के बीच सिर्फ माँ ही मेरी ढाल थी, लेकिन वह भी थक चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर बात पर बोलने का मतलब झगड़ों को बढ़ावा देना। अक्सर वह कहती, बेटा सब बर्दाश्त करो, ये घर है, यहाँ तो उनकी ही चलेगी। मैं भी सिर हिला देती,
अगर कभी कोई मेहमान आ जाता तो नैना मुझे किचन में रोक लेती, तू उनके सामने मत जाना, लोग सवाल करते हैं। रेखा अक्सर मेरे बारे में कुछ कहती और जोड़ती, हाँ एक बहन और है, थोड़ी कमज़ोर हैं। एक दिन मैंने माँ से कहा, मैं बैंक की तैयारी करना चाहती हूँ और इसके लिए कोचिंग जाना चाहती हूँ, शायद उससे कुछ मैं बन जाऊँ और कम से कम व्यस्त तो रहूँ। माँ सुनकर खुश हुई, लेकिन नैना बोली, तेरे बस का है रोज रोज इतनी दूर चलकर जाना, और फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी रेखा भाभी बोली, अब तक जो सुनते आ रहे थे वो कम थे जो नए लोगों के ताने सुनवाओगी। तीसरी भाभी कहने लगी, अरे करने दो, कम से कम इसका वक्त तो कटेगा। लेकिन उनकी आवाज़ में भी तंज था। घर के सारे काम मेरी ही जिम्मेदारी पर थे। भाभियाँ बस अपने आप में व्यस्त रहती। माँ भी अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। एक दिन माँ बीमार हो गई। 2 दिन तक बुखार रहा। मैंने उन्हें दवाइयाँ दी, सेवा की, पानी गर्म किया, खिचड़ी बनाई, लेकिन इन सब का श्रेय भी भाभियाँ ही बटोरती रही। दूसरों के सामने यही कहती, माँ तो हमारे दम पर ही चल रही है, वरना कब की जा चुकी होती। यह सुनकर सिर्फ मैं खामोश हो जाती। कभी कभी मन करता कि भाभियों के बीच बैठूं, बातें करूं, हंसूं, लेकिन मैं जानती थी कि अगर उनके पास गई तो फिर से मेरी ही मजाक बनाया जाएगा। और अगर कभी मैं खुद के लिए थोड़ा समय निकालने की कोशिश करती तो मुझे कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता। कभी चूल्हा जलाने को, कभी कपड़े समेटने को, तो कभी बाजार से सामान लाने को। सब कुछ ऐसा लगता जैसे मेरा वजूद इस घर में सिर्फ काम करने के लिए है। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र देना। कुछ दिनों तक मैंने सिलाई का काम किया और उससे जो भी पैसे जमा हुए वह अपनी कोचिंग की फीस में लगा दिए। और फिर मैंने बैंक की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन माँ ने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और कहा, नुक्कड़ वाली दुकान से ये सारी चीज़ें ले आओ। मैंने दुपट्टा ठीक किया, पर्ची मुट्ठी में दबाई और गली में निकल पड़ी। सामने से 4 लड़कियां आ रही थी। मैंने उनकी ओर ना देखा, बस नजरें नीचे करके निकल गई। वे कहने लगी, देखो तो ये लूली लंगड़ी अब हमारी बराबरी करने चली हैं। सोचती है कि बैंक की तैयारी कर रही है तो कुछ बन जाएगी, खुद से तो चला नहीं जाता। बैंक में क्या काम करेगी, खाक ये काम खराब करेगी। एक और लड़की बोली, अरे सोचो इसका पति कैसा होगा, इसे देखेगा तो भाग जाएगा, कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को। उनके शब्द सीधे मेरे दिल में चुभ गए। एक पल को तो ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों का दर्द और बढ़ गया हो। पर्ची पसीने से गीली हो चुकी थी। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन कान हर शब्द सुन रहे थे। मैं जल्दी से दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और बिना कोई लिहाज किए बोला, हाँ भाई लूली लंगड़ी, क्या चाहिए। ये नाम अब मेरी असली पहचान बन चुका था। मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मैंने पर्ची उसके हाथ में दे दी। पीछे 2 लड़के खड़े थे, उनकी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह कहने लगे, अरे चाचा इनको जरा रियायत दे दो, इनका सफ़र मुश्किल होता है। चाचा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ स्पेशल छूट, लंगड़ों की रियायत। सब हंस पड़े। मैं पत्थर बनी खड़ी रही, दिल जैसे सुन हो गया। कुछ भी कहने का मन नहीं था। जी चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने चुपचाप सामान लिया, पैसे दिए और वापस लौटने लगी। रास्ते में वही लड़कियां एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उनके हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स थी। एक ने मेरी तरफ देखा और बोली, देखो तो इसके चलने का स्टाइल, रैंप वॉक, लंगड़ी वर्जन। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन मेरे कदमों की रफ्तार, दिल की धड़कन सब बिखर चुके थे। घर का दरवाज़ा दिखा तो जैसे किसी पनाह में पहुंच गई। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला और मेरा चेहरा देखा तो फौरन बोली, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा। मैंने बस इतना कहा, थक गई हूँ। सामान उनके हाथ में पकड़ाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वह शब्द कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को कानों में गूंजते रहे। ये सवाल सिर्फ उन लड़कियों का नहीं था बल्कि मोहल्ले का था, रिश्तेदारों का था, यहाँ तक कि मेरे घर वालों का भी। थोड़ी देर बाद नैना भाभी बोली, जल्दी नीचे आओ, माँ बुला रही हैं। वैसे भी बाहर जाकर जब आईना देखोगी तो लगेगा जैसे तूफान आया है। फिर वह हंसने लगी। मैं नीचे आई। माँ ने कहा, कल तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवा दूंगी, सब पुराने हो गए हैं। तभी शिवानी भाभी बोली, क्या करेगी नए कपड़ों का? न तो किसी महफिल में जाती हैं, न रिश्तेदार आते हैं। रेखा भाभी मुस्कुराकर बोली, रिश्तेदार आ भी गए तो वापस चले जाएंगे। अगर ज़्यादा देर तक देख लिया तो शायद हमदर्दी में कुछ दे भी जाए। मैंने माँ की ओर देखा। वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ था। उस दिन का बोझ मेरी हड्डियों में नहीं, दिल में उतर गया था। दुकान पर वह सुनी गई बातें, गली की हंसी, शिवानी की चुभती बातें और वह सवाल, कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को, सब कुछ अंदर जमा हो रहा था और उबल रहा था जैसे कोई लावा जो बाहर नहीं आना चाहता। मैंने फिर से अपनी किताबें उठाई और खुद को उसमें डुबो दिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। बस बार बार भगवान का नाम जुबान पर आ रहा था और आंसू बेहिसाब बह रहे थे। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो ताकि मैं खुद को वैसे देख सकूं जैसे तुमने मुझे देखा है। इन लोगों की नज़र में भी मेरी कदर हो। कुछ दिनों बाद रेखा भाभी माँ के पास आई और बोली, माँ जी, मेरे भाई की फैक्ट्री में एक औरत काम करती है। उसका देवर है, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, 3 बच्चे हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो कविता की बात कर ले। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, कर लो बात। वक्त कब तक किसके हक में हो जाए कहा नहीं जा सकता। मैं चुप रही। रेखा ने यह बात धीरे से शिवानी को बताई। रात को शिवानी नैना के साथ बैठकर बोली, शुक्र है कम से कम कोई तो मिला जो इस लंगड़ी को घर ले जाने को तैयार हैं। 2 दिन बाद माँ ने मुझे नए कपड़े दिए और कहा, इन्हें पहन लो, मेहमान आ रहे हैं। मैंने आंखों में सवाल लिए पूछा, किस लिए? माँ बोली, सिर्फ मिलने के लिए, देखेंगे, बात करेंगे। मैं चुपचाप तैयार हो गई। मेहमान आए। एक ठीक ठाक उम्र का आदमी था, साथ में 2 लड़के और शायद एक बेटी भी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। थोड़ी देर बातचीत हुई। जब चाय खत्म हुई तो वह माँ के पास आया और बोला, बहन जी, हम भी बात करेंगे। माँ ने पूछा, आपको लड़की कैसी लगी? उसने एक पल मेरी ओर देखा और बोला, देखने में ठीक है, पर चलती है तो जैसे जमीन तोड़ डालेगी। माँ पत्थर हो गई। फिर उसने हंसकर कहा, देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ। मुझे एक पूरी औरत चाहिए। हमदर्दी से शादी नहीं होती। वह मुड़कर चला गया। माँ कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर अंदर जाकर मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपना दिल छोटा मत करना। रात को भाभियाँ साथ बैठकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब बताओ, इससे तो 2 बच्चों का बाप तक बहाने बना रहा है, तो फिर भला कौन मिलेगा? शायद कोई अंधा ही इससे शादी करे। मैं उनकी बातें सुनती रही, न रोई न हंसी, बस सोचती रही, शायद भगवान मुझे खुद से खुद को जोड़ने के लिए सब दिखा रहा है। उसके बाद जैसे सिलसिला चल निकला। 2 और रिश्ते आए, जिसमें से एक मुझसे 40 साल बड़ा आदमी था, उसने भी मुझे देखकर ठुकरा दिया, और एक जो 10 साल बड़ा था और उसका खुद का पैर भी पूरी तरह से बेकार था, लेकिन उसने भी मुझे नहीं अपनाया। कहने लगा, मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, मैं मर्द हूँ, मैं एक ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करूँगा। इसके बाद तो जैसे माँ की आंखों में हर समय दर्द दिखने लगा। मैंने उनकी आंखों में पहली बार फिक्र देखी, जिसमें बेबसी भी शामिल हो चुकी थी। वह जल्दी खाना पकाती और जल्दी सो जाती,
और कम बात करती। उनका दिल जैसे अंदर से खाली हो रहा था। एक शाम जब मैं आंगन में बर्तन धो रही थी, माँ छत से नीचे आई और सीधा नैना के कमरे में गई। दरवाज़ा बंद हुआ, आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुम ही कुछ करो, अपने पतियों से कहो कि वे कविता के लिए कुछ करे, उसके रिश्ते के लिए और भी कहीं बात चलाए। नैना ने कहा, माँ देखिए हमने कई बार कहा, लेकिन अब वह भी शर्मिंदा हो चुके हैं, क्या हर बार अपनी बेइज्जती करेंगे। माँ चुप हो गई। अगले दिन माँ ने सुबह नाश्ते के समय बड़े भैया को बुलाकर कहा, बेटा कविता की उम्र हो रही है, इसके लिए रिश्ते मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए अभी से तुम थोड़ी तेजी दिखाओ। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी जान निकलती है, इसलिए कुछ सोचो। भाई ने अखबार एक तरफ रखा और साफ शब्दों में कहा, अब हमें तो माफ़ कर दो माँ, हमने बहुत कोशिश कर ली, कोई भी ऐसे रिश्ते को अपनाना नहीं चाहता और हम बार बार लोगों के आगे भीख नहीं मांग सकते। ये कहकर भाई वहाँ से उठकर चला गया और माँ अपने आंसू छुपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में आखिर लिखा क्या है। सवाल तो मेरे मन में भी थे, क्या सच में कोई भी मेरा हाथ नहीं थामेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा, अपनाएगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये था, क्या कभी मेरी कोई पहचान बनेगी, कभी कोई मेरी भी तारीफ करेगा, क्या कभी ऐसा होगा कि लोग मुझे लूली लंगड़ी नहीं बल्कि कविता नाम से पुकारेंगे, और क्या मेरी माँ कभी मुझ पर फख्र कर पाएंगी। यही सब सोचकर मैंने एक बार फिर से खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। बैंक में फॉर्म निकला तो मैं दिन रात पढ़ाई में लग गई। इस बीच भाभी ने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी मैं पढ़ने बैठती तो वह कोई न कोई नया काम निकाल कर बता देती और खुद दिन भर बस सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करना, सहेलियों के साथ शॉपिंग करना और साथ में बैठकर गप्पे मारना, यही करती रहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सोच चुकी थी कि अपनी जिंदगी को नई दिशा देकर ही रहूंगी। और फिर आखिरकार वह दिन आया जिसका मुझे शायद सदियों से इंतजार था। रिजल्ट निकला और मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में था। उसी दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब ये बात सबको पता चली तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अबाइज, जो जिंदगी भर दूसरों की नज़रों में बस खुद को लाचारी महसूस करती रही, आज वह अपने दम पर नौकरी पा गई। लेकिन यह सच था जिसे कोई जुटला नहीं सकता था। लोगों के चेहरे पर खुशी तो दिखती थी, लेकिन साफ पता चलता था कि वह सिर्फ झूठी थी। भाभीियों ने तुरंत ही ताना मारते हुए कहा, नौकरी लग जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, रहोगी तो तुम वही लूली लंगड़ी ही। नौकरी लगने से पर थोड़ी ना लग गए हैं। उन्होंने मेरा हौसला गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात को ज़्यादा दिल में नहीं लिया, क्योंकि भले ही ये मेरी छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन कम से कम मेरे जीवन में कुछ तो बेहतर हुआ। लेकिन हाँ, मेरी माँ मेरे लिए बहुत खुश थी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुमने आज सच में बहुत बड़ा सुकून दिया है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा जीवन साथी दे जो तुम्हारी कदर करे। माँ की ये बात सुनकर मेरा चेहरा मुरझा गया, क्योंकि नौकरी पाना तो शायद फिर भी मेरे हाथ में था, क्योंकि उसके लिए मेहनत मुझे करनी थी। लेकिन एक अच्छा जीवन साथी जो मेरी कदर करे वह मेरे हाथ में नहीं है, और इसलिए मुझे उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की और दिल लगाकर अपना काम करने लगी। बैंक दूर था, इसलिए हर रोज़ ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीज़ें झेलनी पड़ी जो अब तक मैं झेलती आ रही थी। वही लोगों की नज़रें जो मुझे लाचार और बेबस समझती थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ
तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होंगी। ऐसे लोग मुझे अपने से कमतर समझते थे। इसी वजह से ना तो स्कूल कॉलेज में कोई दोस्त बना और न ही यहाँ। लेकिन अब मैंने भी बिना दोस्तों के जीना सीख लिया था। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती थी कि कोई मेरे साथ बैठे, मुझसे हंस बोले या मैं अपना गम किसी से बांट सकूं। फिर एक दिन जब घर पहुंची तो एक और रिश्ता सामने खड़ा था, लेकिन उसने भी मुझे ठुकरा दिया। उसने न तो मेरी अच्छाई देखी न मेरी नौकरी, बस मेरी लाचारी। भाभीओं ने तुरंत कह दिया, देखा अपनी नौकरी पर बहुत फख्र कर रही थी, लेकिन आज साबित हो गया कि तुम्हारी पहचान वही है जो पहले थी। नौकरी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुप हो गई। मुझे भी लगने लगा कि शायद ये सच कह रही हैं, लेकिन अब मेरे अंदर दुखों का पहाड़ जमा होता जा रहा था और मैं अपने गम को किसी से बांट भी नहीं पा रही थी। इस वजह से मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि माँ भी अब मेरी वजह से इतनी परेशान रहने लगी थी कि वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। मैं सिर्फ दवाइयों से उनका इलाज कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छे से समझ आता था कि उनकी बीमारी की असली वजह मैं ही हूँ। एक दिन बैंक में एक कर्मचारी का जन्मदिन था। शाम को पार्टी थी, लेकिन मुझे उसमें नहीं बुलाया गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इन सब से थोड़ा अलग होना ही एक गुनाह है। ना जाने क्या था, लेकिन उस दिन मन बहुत भारी हो गया। घर लौटते हुए मैं घर नहीं गई, बल्कि समंदर किनारे जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि रात हो चुकी है, माँ परेशान रही होगी, लेकिन फिर भी मैं खुद ही उस ओर मुड़ गई जहाँ मीलों दूर तक सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा फैला था। बहुत देर तक मैं वहाँ बैठी रही और अपने आंसू बहाती रही। फिर अचानक लगा कि माँ वैसे ही परेशान है और अब और परेशान हो रही होगी। यह सोचकर मैं उठी और रेत झाड़ने लगी कि तभी अचानक एक लड़की जो बुरी तरह लंगड़ा रही थी, जैसे हाँफती हाँफती दौड़ी हुई मेरे पास आई और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे और माथों से खून बह रहा था। वह रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, दीदी मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे बेचने वाले हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वहाँ दो हट्टे कट्टे आदमी आ गए। उन्होंने मुझे देखा और धमकाते हुए बोले, ए लड़की, चुपचाप यहाँ से निकल जा और ज़्यादा होशियारी मत दिखा। अगर किसी से कुछ कहा तो जान से हाथ धो बैठेगी, समझी। यह कहते हुए उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वह बेचारी उनसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। वे हंसकर बोले, अरे क्या करेगी अच्छी जिंदगी का, वैसे भी तू तो लंगड़ी है, तेरे जैसे तो बिकने के ही लायक हैं, दुनिया पर बोझ हो, किसी काम की नहीं। तभी दूसरा आदमी बोला, क्या सोचती थी लंगड़ी होकर हमसे कितनी दूर भाग पाएगी, और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। यह सब देखकर मेरे अंदर गजब का गुस्सा भर गया। मैं जोर से चिल्लाई, छोड़ दो उसे वरना। मैं उन दोनों की तरफ बढ़ी। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, एक लंगड़ी दूसरी लंगड़ी को बचाएगी, और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक बोला, चुपचाप चली जा वरना तुझे भी बाकी लड़कियों के साथ बेच देंगे। उनकी ये बात सुनकर भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अब तक मैं लंगड़ी होने की वजह से लोगों की बातें बहुत सुन चुकी थी। लेकिन आज जब इस बच्ची के साथ वही होते देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पीछे नहीं हटी। उसमें से एक मेरी तरफ गुस्से में बढ़ा। मैं थोड़ी डरी, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था और मैं तो ठीक से दौड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्ची को बचाना था। अचानक मेरी नज़र पास पड़ी एक मोटी लकड़ी की छड़ी पर पड़ी। मैंने झट से उसे उठाया और उसे सिर पर दे मारा। वह लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। वहीं एक नाव उल्टी रखी थी, जिससे एक कील बाहर निकली हुई थी। वह कील
उसकी आंख में लग गई और खून बहने लगा। वह दर्द से तड़पने लगा। यह देखकर उसका साथी मुझे मारने के लिए दौड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जड़ से रेत उठाकर उसकी आंखों में फेंक दी। वह कुछ नहीं देख पाया। फिर मैंने पीछे से उसके सिर पर डंडे से 2 वार किए और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस लड़की को बुलाया और कहा, डरने का वक्त नहीं है, अब हमें इन्हें सबक सिखाना होगा और पुलिस को सौंपना होगा। यह सुनकर वह लड़की भी थोड़ा संभली और मेरा साथ देने लगी। मैंने तुरंत अपने दुपट्टे को फाड़कर 2 टुकड़े किए और उनके हाथ और मुंह कसकर बांध दिए। तभी वह लड़की बोली, दीदी ये कुल 4 लोग हैं, 2 तो ये रहे और 2 बाकी की लड़कियों को कंटेनर में लेकर जा रहे हैं, उन्हें विदेश ले जाया जा रहा है। मैंने दूर देखा तो मुझे एक कंटेनर दिखाई दिया। पहले तो थोड़ी देर बैठकर मैं वहीं पर सांस लेने लगी। वे 2 आदमी हल्की हल्की बेहोशी में जा चुके थे। मैं सोचने लगी कि थोड़ी देर और अगर ये नहीं पहुंचे तो इनके बाकी दोनों साथी इन्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं था कि मैं उन दोनों को रोक पाऊं। मुझे कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा और इन लोगों को पकड़वाना होगा। यही सोचकर मैंने उन दोनों आदमियों को जो बोट उल्टी रखी हुई थी उसके नीचे जैसे तैसे छुपा दिया। तभी मुझे उस बोट में एक रस्सी भी मिली। मैंने उसे अपने पास रख लिया और तुरंत फोन करके पुलिस को उस पूरे वाकये के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि हम वहां बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक आप सुरक्षित रहे। मैं वहां पर पुलिस का इंतजार करने लगी। तभी मैंने देखा कि दूर से 2 आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। मैं समझ गई कि ये इनके बाकी के साथी हैं। मैं तुरंत उस लड़की को लेकर पास ही जो जंगल शुरू हो रहा था वहां पहुंच गई। वे आदमी काफी देर तक इधर उधर देखते रहे। उन्होंने अपने दोनों साथियों का नंबर भी मिलाया, लेकिन भगवान की कृपा से उनका फोन या तो साइलेंट था या फिर मिल नहीं रहा था। उनके फोन की घंटी नहीं बजी। यह देखकर मैंने थोड़ी देर चैन की सांस ली, वरना उन्हें पता चल जाता कि उनके साथी बोट के नीचे छुपाए गए हैं। फिर उनमें से एक बोला, मुझे लगता है वे दोनों उस लड़की को शायद पकड़ नहीं पाए और कहीं दूर निकल गए, लेकिन अब हम और ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि हमें वहाँ वक्त पर पहुँचना है। ये बॉस का ऑर्डर है। ये कहकर वे वहाँ से जाने लगे तो मैं परेशान हो गई। वो बच्ची बोली, दीदी ये लोग तो उन लड़कियों को लेकर जा रहे हैं, अब हम क्या करें? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उन बाकी की बच्चियों को कैसे बचाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि पुलिस को आने में अभी वक्त था और मुझे किसी भी तरह से इन्हें भी वहां से रोकना था। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम जंगल की दूसरी तरफ से तेज आवाज में बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागो, बाकी मैं देख लूंगी। उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके चिल्लाते ही वे दोनों आदमी उसे पकड़ने के लिए जंगल की ओर अंदर आए। वे दोनों लड़की को पकड़ने के लिए जंगल में अलग अलग दिशाओं में गए और मैं इस चीज़ का फायदा उठाया। मैं धीरे से एक आदमी के पास पहुंची और जैसे ही वह पलटा, मेरे बैग में जो पेपर स्प्रे था उसे मैंने उसकी आंखों में छिड़क दिया। उसे तेज जलन हुई और वह वहीं बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने तुरंत उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और ठीक ऐसा ही मैंने उसके चौथे साथी के साथ भी किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उन सभी लड़कियों को बचा लिया गया और बस अगले ही दिन हर अखबार की सुर्खियों पर सिर्फ मेरा ही नाम था। मेरी ही तस्वीर फ्रंट पेज पर छपी हुई थी। सुबह जब हुई तो मेरे घर के बाहर रिपोर्टर की लाइन लगी हुई थी। हर कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था। ये देखकर मेरी भाभीियों और मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनमें से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मुझे इतनी बड़ी पहचान मिल जाएगी। घर लौटकर मैंने इस हादसे के बारे में माँ से कुछ नहीं कहा था और जब अचानक ये सब हुआ तो वे सब हैरान रह गए। फिर मैंने पूरा वाकया एक एक करके बताया।
इसके बाद तो जैसे बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। मुझे पुलिस विभाग की ओर से सरकारी सम्मान देने के लिए बुलाया गया और मुझे जिले के डीएम ने अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान किया। वहाँ एक से बढ़कर एक बड़े राजनेता मौजूद थे। हर कोई मुझसे हाथ मिलाना चाहता था और लोग मेरी बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। एक ऐसा गैंग जिसे पुलिस वर्षों से पकड़ नहीं पाई। उनके आदमी बहुत चालाक थे और इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद ऐसा लगा कि अचानक से सबकी नज़रें मेरे लिए बदल गई हैं। अब कोई मेरी विकलांगता को नहीं देख रहा था, बल्कि हर कोई मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता था। लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ आज मुझे जो पहचान मिली है उसी का नतीजा है। असल में तो उनके मन आज भी मेरे लिए अंदर से वैसे ही काले हैं। इसलिए मैंने किसी को भी खास दर्जा नहीं दिया और चुपचाप वही दिनचर्या अपनाई जो अब तक करती आ रही थी। पुलिस की ओर से मुझे बताया गया कि उन सभी लड़कियों को एक एक करके सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। फिर एक दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक प्रभावशाली राजनेता उतरा और जब उसने अंदर आकर जो बात कही उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, क्योंकि मेरी बहादुरी से वह अत्यंत प्रभावित हुआ था। मैंने उस समय उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मुझे सोचने के लिए समय दिया और चला गया। मेरी माँ और भाभियाँ बहुत प्रसन्न हो रही थी। माँ को ये लगा कि मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और भाभियों को ये लग रहा था कि यदि मेरा रिश्ता इतने बड़े राजनेता से हो जाए तो उनका रुतबा भी बढ़ेगा। भाभियाँ बार बार मुझ पर दबाव डाल रही थी। इससे सोचने वाली क्या बात है, तुम तुरंत उन्हें हाँ कर दो। लेकिन मैं असमंजस में थी कि क्या ये फैसला मेरे लिए सही होगा। इसी बीच मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से जो भी व्यक्ति बात कर रहा था उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आज आपके लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया है। मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा, सिर्फ एक शुभ चिंतक हूँ और एक सलाह देना चाहता हूँ। उसने आगे कहा, आप चाहे तो ये शादी कर सकती हैं, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। ये रिश्ता नहीं, एक सौदा है। वह इंसान आपसे विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था कि आप एक महान इंसान हैं, बल्कि इसलिए कि वह अपने राजनीतिक करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है। इसी समय आप हर अखबार की सुर्खियों में हैं। अगर आपकी शादी उससे हो जाती है तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ जाएगी। वह आपको राजनीति में उतारकर अपने करियर को चमकाना चाहता है। आप उसकी पत्नी नहीं, एक सीढ़ी बनेगी। इसके बाद मैंने उससे पूछना चाहा कि वह कौन है, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास हो रहा था, क्योंकि वह नेता मुझे भीतर से कभी पसंद नहीं आया था। उसकी निगाहें, हाव भाव सब कुछ स्वार्थपूर्ण था। अतः मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। यह सुनते ही मेरी भाभियाँ बौखला गई। माँ भी मुझे समझाने लगी कि मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा फैसला सही है। मेरे इनकार से वह राजनेता बौखला गया। उसने मुझे गुस्से में धमकी दी, तूने मुझे ठुकराकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। एक दिन जब मैं अपने काम से लौट रही थी, कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे बचा लिया। रात को जिले के एसपी मेरे घर आए और बोले, आपके साहसिक कार्य के कारण अब आपके कई दुश्मन बन गए हैं। आज का हमला उन्हीं में से किसी का था, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल घर से बाहर तैनात किए जा रहे हैं। यह सब देखकर मैं बहुत विचलित हो गई। मुझे लगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है।
ये दुश्मनी, ये साजिशें, ये सब मेरी जैसी एक साधारण लड़की के लिए नहीं बना है। इस हादसे ने मेरी माँ बहुत डर गई। उन्होंने मेरी जल्द से जल्द शादी करने का निश्चय कर लिया। उन्हें लगने लगा कि इतनी प्रसिद्धि के बाद शायद कोई मुझे स्वीकार कर लेगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ वक्त के साथ था। जब तक मैं सुर्खियों में रही तब तक लोग मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ये चर्चा ठंडी पड़ी वही पुराना रवैया लौट आया। अब माँ बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें हर पल मेरी जान को खतरा महसूस होता था। इसी बीच एक दिन एक कबाड़ी वाला आया और उसने माँ से मेरा हाथ मांगा। ये देखकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा कि शायद घर वाले मना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ ने कहा, बेटा अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो और इन झंझटों से दूर हो जाओ। माँ की यह बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई, लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। भाभिया बहुत खुश थी। उन्हें लगा कि मेरी अकड़ का जवाब मिल गया और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो मेरी औकात के अनुसार हैं। एक हफ्ते बाद ही शादी थी। तैयारियां बहुत साधारण थी, क्योंकि ना तो उस आदमी के पास ज़्यादा पैसे थे, ना हमारे पास। सब कुछ सामान्य तरीके से हो रहा था। भाभिया दिन भर ताने दे रही थी। उस राजनेता से शादी कर लेती तो रानी बनकर रहती। अब जा इस कबाड़ी के साथ और गलियों में घूम घूम कर कबाड़ बेच। एक भाभी ने हंसकर कहा, आखिर इस लंगड़ी ने कर ही लिया ना सब बर्बाद। ये इसकी किस्मत है। लाचार और बेचारी मेहनत करके नौकरी पाई थी। सोचती थी कोई राजकुमार आएगा, लेकिन देखो मिला कौन, एक कबाड़ी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने इसे भगवान का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि जो भी हो वह मेरा पति है और मैं उसे दिल से अपनाऊंगी। अगले दिन मेरी शादी हो गई। मैं खामोशी से अपने पति के साथ विदा होकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि उसने मेरे लिए न जाने कैसी गाड़ी का किराया जुटाया होगा। कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम एक चौड़ी सड़क में दाखिल हुए। वहाँ पर जो आसमान का माहौल दिख रहा था वह मुझे हैरत में डाल रहा था। मैंने अपने पति से पूछा, आप यहाँ रहते हो? वह सिर्फ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। और फिर हमारी गाड़ी एक बंगले के बाहर रुकी। मैं हैरान परेशान सी उसके साथ अंदर पहुंची। सफ़ेद संगमरमर की जमीन, खूबसूरत रंग बिरंगे पर्दे, बड़े बड़े झूमर, हॉल में पड़ा हुआ सोफा। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैंने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह एक बार फिर से मुस्कुराया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया। वह जानता था कि इस वक्त मेरे मन में हजारों सवाल हैं। सबसे पहले उसने मुझे एक गिलास पानी दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर लगी हुई दाढ़ी मूछें निकाल दी। यह देखकर तो मैं और भी ज़्यादा दंग रह गई कि यह वह इंसान नहीं है जो अब तक हमारे सामने था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप कौन हैं और आपने इस तरह से मुझे और मेरे घर वालों को धोखा क्यों दिया? यह कहते ही अचानक ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस इंसान को मैंने पहले ही कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। तभी मेरा पति कहने लगा, याद करने की कोशिश कर रही हो ना कि मुझे कहाँ देखा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, मैं इस जिले का एसपी अमन वर्मा हूँ। उनके मुंह से ये बात निकलते ही मुझे अचानक याद आ गया कि ये तो वही हैं जो मेरे घर पर 2 कांस्टेबल को तैनात करवाने के लिए आए थे। मैं हैरान होते हुए उनसे बोली, आप इतने बड़े अधिकारी हैं और आपने मुझ जैसी एक मामूली लंगड़ी लड़की से शादी क्यों की? भला आपको ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी?
वह मुस्कुराकर कहने लगे, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि मैंने तुमसे खुशी खुशी शादी की है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी यह बात सुनकर तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगी। वह कहने लगी, दरअसल जिस दिन तुमने उन लड़कियों को बचाया था, उसी दिन तुम्हारे बारे में जानकर मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर जब तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया गया तो मैं वहीं पर था। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन, सब कुछ मुझे भा गया और दिल अपने आप तुम्हारी तरफ खींचता चला गया। फिर मुझे पता चला कि वह पॉलिटिशियन तुमसे शादी करना चाहता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे लिए ये एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैंने कुछ न कहने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मुझे उस पॉलिटिशियन के इरादे के बारे में पता चला तो मैंने तुम्हें फ़ोन करके उसके बारे में बताया। साथ ही साथ मैं ये भी देखना चाहता था कि क्या तुम भी उन बाकी लड़कियों जैसी हो जो सिर्फ पैसा, पद और रुतबा देखती हो। अगर ये सब तुम्हारे लिए मायने रखता तो तुम हरगिज इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करती। लेकिन तुमने वही किया जो मेरा दिल बार बार तुम्हारे लिए कह रहा था, जिससे मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि तुम सच में सबसे अलग हो और तुम्हारे लिए प्यार मायने रखता है, पैसा नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में कुछ शक की गुंजाइश थी। क्या करूं? जब से होश संभाला है, अपने आसपास सिर्फ ऐसे ही लोगों को देखा है जिन्हें पैसा, रुतबा और ताकत से प्यार है। मुझे कभी भी वह सच्चा प्यार नहीं मिला जो मैं दूसरों को देता था। मेरे माँ बाप भी बस पैसे और रुतबे की दौड़ में शामिल रहे। उनके पास कभी भी इतना वक्त नहीं रहा कि वे मुझे वह प्यार देते जो मैं डिजर्व करता था। और उसके बाद जब मैं सच्चे प्यार की तलाश में निकला तो देखा कि जो भी मुझसे रिश्ता जोड़ना चाह रहा था वह सिर्फ मेरे पद से प्यार करता था, मुझसे नहीं। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी असली रूप में नहीं बल्कि भेष बदलकर तुम्हारे सामने ये शादी का प्रस्ताव रखूंगा। और इसलिए मैं कबाड़ी वाले के रूप में तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरा प्यार जीत गया और शक हार गया। कविता, सच कहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हें किस नाम से पुकारती है और किस नज़र से देखती है। तुम एक बार बस खुद को मेरी नज़र से देखो तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम में जो सच्चाई है वह किसी में नहीं है। अमन के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि अगर जीवन में उसे सच्चा प्यार नहीं मिला था तो मैं भी तो बिल्कुल उसके जैसी थी। मैंने तुरंत भागकर उसे गले से लगा लिया। जब सबको इस बात का पता चला कि मेरा पति कोई कबाड़ी वाला नहीं बल्कि जिले का एसपी है तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई मेरी किस्मत पर हैरान था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन सच में मेरी शादी एक राजकुमार से ही हो जाएगी। मेरी भाभियाँ तो अब जलन में दिन रात जल भून रही थी, लेकिन माँ मेरी बलाई लेती नहीं थक रही थी। कुछ दिनों के बाद ही अमन मुझे शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गया। वहाँ उसने मेरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी मदद से सिर्फ एक सर्जरी के बाद मेरा पैर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यह सुनते ही हम दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और फिर अगले महीने ही मेरी सर्जरी हो गई। उसके कुछ दिनों बाद जब मैंने जमीन पर अपना पहला कदम रखा तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल सीधा पड़ रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे चली, लेकिन फिर अचानक खुशी इतनी हुई कि मैं दौड़कर अमन के गले लग गई। अमन ने मेरा हाथ थामकर कहा, कविता, क्या तुम यूं ही मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगी? मैंने मुस्कुराकर उसे एक बार फिर से गले लगा लिया। हम दोनों घर गए। मैंने देखा कि अमन ने मेरे लिए पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। वह कहने लगा, अब ये हमारे जीवन की नई शुरुआत होगी। 2 दिन के बाद वह मुझे मेरे घर लेकर गया और
जब माँ ने मुझे अपने दोनों पैरों पर सही से चलते हुए देखा तो वह तो हैरान रह गई। भाभिया भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर अमन ने उन्हें सब कुछ बताया। भाभिया कहने लगी, हमें तो लगा था कि ये शायद पूरी जिंदगी लूली लंगड़ी ही रहेगी और बोझ ही बनी रहेगी। अमन तुरंत आगे बढ़कर बोला, मेरी पत्नी किसी पर बोझ नहीं बल्कि वह मेरा फक्र है। यह सुनते ही भाभिया के मुंह बंद हो गए। घर वापसी पर अमन ने मुझसे कहा, अब तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने कहा, सच में मैंने सब्र किया और आज भगवान ने मुझे उसका फल दिया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।